अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वो ऑनलाइन में एक बच्चे ने सवाल पूछा था, हो सकता है कि और कोई मसला हो। मैंने परसों वाली क्लास में शायद एक सवाल कराया था जिसमें 200 मिलियन का लोन था और इंस्टॉलमेंट में वापस हो रहा था, तो रीपेमेंट स्केड्यूल बताया था। इसमें ना मैंने आपको लिखवाया था कि स्टार्ट ऑफ वर्क शायद 1 फ़रवरी है। तो उस बच्चे का क्वेश्चन ये था कि आपने ये तो बताया नहीं कि खर्चा कब से शुरू हो रहा है। वो असल में मैं आपको सिर्फ इस सवाल में ना कैलकुलेशंस एक रीपेमेंट स्केड्यूल की बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने पूरा डाटा नहीं दिया। तो 1 फ़रवरी से ही हो गया शुरू। मैंने खर्चे बताए नहीं ना इस सवाल के अंदर, तो मैं उसको इस्तेमाल करवाना भी नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने बताया नहीं। यानी ये सवाल मैं चूंकि बनाया ही सिर्फ इस रीपेमेंट स्केड्यूल के लिए रहा था, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मैं आपको खर्चा बताऊं। बाकी बच्चे की फिक्र जनवन थी कि जब पता ही नहीं कि खर्चा कब शुरू हो रहा है तो कमेंसमेंट कब से होगी, तो वो 1 फ़रवरी से ही हो रहा है। बेफिक्र रहे, 1 फ़रवरी से ही हो रहा है। सवाल में वैसे होती है इन्फॉर्मेशन सारी। काम भी 1 फ़रवरी से शुरू हो रहा है, खर्चा भी 1 फ़रवरी को हो रहा है, और लोन तो वैसे ही 1 जनवरी को ले चुके हुए थे, तो इसलिए मैंने इसको 1 फ़रवरी से ही गिनना शुरू किया था। खर्चा बताया इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी इस सवाल में, इसलिए नहीं बताया, वरना अदरवाइज सवालों में तो होगी डिटेल। कल एक सवाल किया था बोर्ड पे और उसके लिए एंट्रीज मैंने कर दी थी और आपसे कहा था कि ट्राई करिएगा SOFP के एक्सट्रैक्ट्स। अगर आप डबल एंट्रीज को भी प्लस माइनस कर लें तो, क्योंकि देखें बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंसेस आते हैं, तो अगर आप डबल एंट्रीज को इस्तेमाल कर लें तो आपको वहां से बैलेंसेस पता चल जाएंगे। लेकिन अगर इस सवाल में डबल एंट्रीज ना पूछी होती तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बताता हूँ। SOFP के एक्सट्रैक्ट्स करते हैं। दोनों ईयर्स के कहे थे मैंने, 2021 के भी और 2020 के भी। बैलेंस शीट में इस सवाल में से क्या क्या चीजें हैं जो लगता है आनी चाहिए। चलें एसेट्स कर लेते हैं पहले। एसेट्स, एडवांस बिल्कुल ठीक है, एसेट है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एसेट है, बिल्कुल ठीक है, और एसेट्स में चलें बस। मैंने शायद बताया हुआ है कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स, या नहीं बताया होगा पता नहीं, कैश एंड बैंक का बैलेंस और रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस, जिन सवालों में सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स मांगे हो ना, सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स और कैश और बैंक का बैलेंस, ये बैलेंस नहीं दिखा रहे होते हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इनकी पूरी फिगर कितनी। अगर सवाल किसी टॉपिक के एक्सट्रैक्ट्स का है कि बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दें, या इसी तरह से अगर सवाल है कि इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना दें, तो इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स में क्या लिख रहे होते हैं हम, डिपेंड करता है उसमें जो जो एक्सपेंसेस इनकम्स हैं। प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल के दिखा रहे होते, क्योंकि पूरी फिगर्स नहीं पता होती ना। तो इसी तरह से जब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हों तो उसमें रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस ऐसा सच हम नहीं दिखा रहे होंगे। रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, वो जो आज तक के प्रॉफिट्स, जो रिटेन अर्निंग का मैंने एक नाम बताया था आपको, जो सरप्लस ट्रांसफर सिखाना था तब। और इसी तरह से कैश और बैंक का बचा हुआ बैलेंस, वो भी हम ऐसा बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे होते। तो इस सवाल के अंदर जो बैंक में पड़ा हुआ पैसा है वो हम ऐसा नहीं दिखा रहे होंगे। दिखाने को दिखा भी सकते हैं, लेकिन इतना कोई ये जरूरी होता नहीं बैलेंस शीट में दिखाना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया और एडवांस हो गया, और लायबिलिटीज में क्या क्या है, लोन है और रिटेंशन मनी पेएबल है, और बिल्कुल ठीक है, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर। नॉन करंट एसेट्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर आप डबल एंट्री से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देख लें, जहां जहां डेबिट क्रेडिट हुआ है उसको प्लस माइनस करते जाएं तो बैलेंस निकल आएगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना भी बताता हूं, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सवाल में डबल एंट्रीज भी मांगी होती। करता हूं वर्किंग टू। एडवांस करंट एसेट्स में भी लिख सकते हैं, नॉन करंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि कब कब कितना कितना डेबिट होने आगे, तो करंट में लिख दें मुनासिब है। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर,
इसकी भी वर्किंग करता हूं। नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन, एक तो बैंक लोन है, फिर रिटेंशन मनी है, और ये वाकई नॉन करंट ही है क्योंकि ये तो देने भी को 2023 में जाके हैं। इसकी भी कर देता हूं वर्किंग। और करंट लायबिलिटीज में पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर। क्यों पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि पैसे हमने उसको महीने बाद देने होते थे और 30 जून को जो बिल आया हुआ है तो उसका हमने पेएबल बनाया हुआ है। चलें फिगर्स करता हूं कैलकुलेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डबल एंट्रीज को भी मैंने साइड पे कर दिया क्योंकि डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट्स बनाने का सवाल होता तो वो भी तो आना चाहिए ना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या आना चाहिए? जो उस पे खर्चा हो रहा है वो, और जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है वो, बिल्कुल ठीक है। जो पैसे दे दिए वो आने चाहिए, जितना काम हो गया वो आना चाहिए, जितना काम हो गया है। तो जो इस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है वो है जो काम हो गया हुआ है। 30 जून 20 तक कितना काम हो चुका था इस पे? 30 जून 20 तक कितना कितना बिल आ गया था? 50 और, लेकिन 75 के पैसे तो नहीं दिए थे। 30 जून 20 तक काम हो चुका था, और यही वजह है कि डबल एंट्री में हमने 30 जून 20 पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कर लिया था डेबिट। पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, पेबल बना लिया था। तो जितना काम हो चुका वो इसकी कॉस्ट में ऐड होगा। एक तो ये हो गया 125। इसके अलावा जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है, जो कि स्पेसिफिक लोन की वजह से दो चीजों से मिलकर बननी है, एक इंटरेस्ट कॉस्ट। अच्छा वैसे तो एंट्री में कर चुके, लेकिन मैं बगैर एंट्रीज के करा रहा हूं। ये कितने महीने की कैपिटलाइजेशन? 2020 में 11 महीने की, तो 300 मिलियन, 15%, 11-12। वैसे तो बेशक एंट्रीज की नहीं है, वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं कि अगर सिर्फ बैलेंस शीट का सवाल होता तो क्या करते? कितना? 41.25, और इसमें से लेस होगा इन्वेस्टमेंट इनकम, जो कि हमें वो वर्किंग करनी पड़ेगी, जो कि कर चुका हुआ हूं मैं कल। ये वहां से मिलेगी फिगर। 2020 की क्या फिगर थी? 0.79। तो 30 जून 20 पे ये है जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट है। जितना काम हो चुका था वो प्लस बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड 152.46। ये है 30 जून 20 पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस। अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना ले बेशक। हमें चाहिए कि 30 जून 20 तक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की टोटल कितनी कॉस्ट आ रही थी, तो इतनी आ रही थी, जितना उस वक्त काम हो चुका हुआ था प्लस वो जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो चुकी थी। इक्कीस के एंड पे कॉस्ट निकालने के लिए इसी में मैं आगे मजीद ऐड करूं या बस ये खत्म होगी बात? इसी में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यही काम आगे चल रहा है, एसेट है ये, तो इसी में मजीद आगे 2021 में जो कंस्ट्रक्शन हुई मजीद कितनी? 60 प्लस 40, ये मजीद काम हुआ 100। फिर 2021 में मजीद बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई, कॉस्ट कितनी? फिर वही 11 महीने, तो वो यही बनेगी फिगर। और इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी? ये वर्किंग वन में कर चुके 8.65। तो ये इस 21 के एंड तक टोटल कॉस्ट हो चुकी है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की 285.06।
किसके लिए? नहीं, वो तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, वो तो टेबल बनाना पड़ेगा। ये नोटेड? अच्छा आप बताएं बैलेंस शीट में इसमें से क्या कहाँ किस कॉलम में लिखूं? 152.46 कहाँ? ये बीच में 152.46 सही है? सही। अरे वाह भाई, बड़े काबिल बच्चे, शाबाश, जबरदस्त। और 21 जबरदस्त, नहीं बड़ी बात है, छोटी बात थोड़ी है, बड़ी बात है। अच्छा मैंने कहा था आप लोग ट्राई करिएगा। यस सर। सही है, किसी का ट्राई किया हो? चलो ठीक है, शाबाश। बाकी बेटा देखें जिन्होंने ट्राई किया हो और उसमें गलती हुई हो तो वो देखें कि कहाँ गलती थी। अगर आप क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो पूछें, ऐसे ही सीखेंगे ना। गलती अगर हुई है, जिसने भी ट्राई किया था, नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि एंट्रीज मांगी हो सवाल में। अगर सवाल में आपको कहा ही सिर्फ एक्स एक्स है तो फिर सारी एंट्रीज करते थोड़ी फिरेंगे। जिन्होंने ट्राई किया है और उनको इसमें जो गलती लगी थी तो वो देखें जरूर कि कहाँ गलती कर रहे थे। कोई कॉन्सेप्चुअल मसला है तो पूछें। जी जी सर ये जो एंट्री है इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, जहाँ पे हम कैश, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सॉरी सर, इन्वेस्टमेंट इनकम की है। अच्छा, जहाँ पे हम कैश या बैंक को डेबिट करते जी जी, हैं। हाँ सर वो जो हम टेबल बनाते हैं उससे हम वर्क इन प्रोग्रेस का जो अमाउंट है वो निकाल देते हैं और इंटरेस्ट की भी उससे निकल आती है। सर जो जिस अमाउंट से हमने कैश और बैंक को, कैश या बैंक को हमने डेबिट करना है, ये उस टेबल में क्यों नहीं लिख? आती है वो amount। अच्छा ठीक है, तो वो अमाउंट डायरेक्टली निकल सकती है किसी तरीके से। अच्छा मैं जो सवाल चाह रहा था वो मुझे लगा शायद वो पूछने लगे हैं, लेकिन वो नहीं पूछा आपने। चलो ये आखिरी वाली बात दोबारा पूछो। सर हमने वर्क इन प्रोग्रेस का निकाल लिया, ठीक है, और वैसे जो हमने पीएनएल में लेके जानी है फिगर वो भी निकाल लिया। अब इनको टोटल करके जो अमाउंट कैश निकली, उसको हम डेबिट, जी बिल्कुल। वो जो डेबिट अमाउंट की है हमने, वो क्या डायरेक्टली किसी तरीके से निकल सकती है? नहीं, क्योंकि हमने वो टेबल बनाया ही सिर्फ वो था जिससे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाने वाली फिगर निकाल सके। या तो ये हो ना कि आप वो टेबल में से वो -1 वाला ना करें तो फिर वो डायरेक्टली कैश वाली फिगर निकल आएगी, लेकिन हमने तो वो करना होता है माइनस। हमने वो टेबल बनाया इसलिए ताकि देखें कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में से कितना माइनस करना है। तो चूंकि वो वर्किंग ही उस फिगर को निकालने के लिए की है तो इसलिए वो टोटल करके ही निकलेगा। अच्छा मैं वैसे एक और सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ठीक है वो मैं खुद ही बताऊंगा आज। जी बेटा बताइए, जिन्होंने भी ट्राई की है और उनको इसमें, अच्छा जिन्होंने भी ट्राई किया, किन्होंने ट्राई की है? 1 2 3 4, ठीक। तो ये बाकी जिन्होंने ट्राई की है, क्या गलतियां थी, क्या सही था? सही है, ट्राई नहीं किया, गलती थी। ट्राई किया था लेकिन सारा नहीं हुआ था, लाइबिलिटीज में से नहीं किया। नहीं अभी इसमें बताओ ना, इसमें किया नहीं था। और जिसने ट्राई किया था उसमें जो गलती है बेटा, मैं कह रहा हूँ कि उसमें देखिए कहाँ गलती थी। कोई कॉन्सेप्चुअल मसला है तो पूछे ना, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे उसमें गलतियां करेंगे तो फिर उसके सीखना होगा। जी ये बिल्डिंग है, बस बिल्डिंग का नाम हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रखा हुआ है कि अभी इसको बिल्डिंग का नाम नहीं दे रहे। हाँ इसलिए हम इसको वर्क इन प्रोग्रेस कह रहे हैं, बस बिल्डिंग का नाम नहीं दे रहे, लेकिन है ये प्रॉपर बिल्डिंग वाली चीज है, यानी इसकी इज्जत वही प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट वाली है। तो ये नॉन करंट में ही आएगा, नॉन करंट में लिख दें।
नॉन करंट में लिख सकते हैं, लेकिन बात ये होती है कि ये वर्कर कॉन्ट्रैक्टर अगर अगले साल के अंदर ही काम सारा खत्म कर दे अगर, तो सारा एडजस्ट हो जाएगा ना, यानी वो चीज एडजस्ट हो सकती है ना अगले साल के अंदर अंदर। अच्छा कितना काम कर देगा अगले साल के अंदर, वो तो चलो सवाल में बता दिया मैंने, असल में तो नहीं पता ना, तो इस वजह से इसको करंट में रख लेना भी ठीक है। नॉन करंट में भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन जो प्रैक्टिकली भी और आईकेप के क्वेश्चन में भी ये करंट के अंदर ही है, तो करंट ज्यादा मुनासिब है। हमें नहीं पता ना कि अगले साल में वो कितना काम कर देगा, वो इसलिए किया था क्योंकि हमें पता था कि अगले 12 महीने में कितना सेटल हो जाना है, इसमें तो नहीं ना पता। देखिए मैंने आपको 2020 का डाटा बताया, 2021 का भी डाटा बताया, तो ये तो सवाल वाले को पता है कि 21 में क्या हुआ है। असल में जब 2020 एंड हुआ होगा तो हमें पता होगा कि 21 में वो कितना काम करेगा, नहीं। इसी तरह आप 2021 के एंड पे पता है 2022 में कितना काम कर रहा है, नहीं पता, तो इसलिए हम वो पोर्शन कैसे करें। तो आप सारे एडवांस को करंट में रख सकते हैं, बेहतर है करंट में रख लें। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं भी किया था लेकिन अब तो किया है ना, कोई एतराज परेशानी? जी बदतमीजी हो जाएगी, मतलब वो बदतमीजी का नंबर तो नहीं काटेगा, लेकिन बुरी बात है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। जब कंप्लीट हो जाएगी ना बिल्कुल, तब उसको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट करके, आपसे बात कर रहा हूं यार, जवाब दे रहा हूं यार, सुनते नहीं। जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तब इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट और बिल्डिंग डेबिट कर लेंगे। और जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं पढ़े हुए हैं, वर्क इन प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो फिनिश गुड्स में जाएगा, तो फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो ये वैसा सही कॉन्सेप्ट है कि ये बिल्डिंग का अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। एंट्रीज की हुई हैं तो आप प्लस माइनस से इसका बैलेंस निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बगैर एंट्रीज के सवाल की प्रैक्टिस करा रहा हूं। एडवांस दिया कितना था? 30। अब ये क्रेडिट क्यों हो रहा था? क्योंकि एडजस्ट हो रहा था। कब एडजस्ट कर रहे थे? जब पैसे दे रहे थे या जब बिल रिकॉर्ड कर रहे थे? जब बिल रिकॉर्ड कर रहे थे। तो 30 जून तक कितना एडवांस एडजस्ट हो गया होगा? 30 जून तक जितने बिल आ गए होंगे, तो 30 जून तक कितने के बिल आ चुके थे, ये हम यही निकाल चुके हुए हैं, ये 125। तो अगर इतने के बिल आ गए हुए थे तो ये उनका 10% एडजस्ट हो चुका हुआ था। क्योंकि बिल आ रहे थे, बिल रिकॉर्ड कर रहे थे और एडवांस एडजस्ट हो रहा था, तो जितने बिल आ चुके थे उसका 10% एडवांस एडजस्ट हो चुका था। और फिर 2021 में मजीद 100 के और बिल आए और उसमें फिर हमने 10% एडजस्ट कर लिया। तो डबल एंट्री से तो आ ही जाएगा, लेकिन उसके बगैर भी आना चाहिए। जितना एडवांस दिया था उसमें से जितने बिल आते गए उनका 10% एडजस्ट होता गया। बैलेंस शीट में किस कॉलम में क्या वैल्यू लिखा? 2020 तक ये और 21 में लोन 300, लोन 300 ही है। रिटेंशन मनी एंट्रीज में तो चलो है, वहां से तो प्लस कर ही सकते हैं, लेकिन वैसे डायरेक्टली कैलकुलेट करना हो तो जितने बिल आ चुके उनका 5%। तो 2020 में बिल आगे हुए थे 125, उसका 5% 6.25, और 2021 में बिल आ गए थे 100, उनका 5%। तो 20 में बैलेंस शीट में शो होगा 6.25 और 21 में 11.25, क्योंकि जैसे जैसे वो बिल भेज रहा था हम उसका 5% रिटेंशन मनी पेएबल बनाते जा रहे थे।
और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर एक तो डबल एंट्री देख सकते हैं, लेकिन बगैर डबल एंट्री के वो जो 75 में से 75 में से 75 या 125 75, क्योंकि ये आखिरी वाला बिल ही है ना जो पेबल है। नहीं वो तो कह रहे हैं, मैंने कहा कि इसके पेबल बनना है कि 125 का बनना है, 75 का ना, वो जो आखिर में बिल आया था, क्योंकि वो अब जुलाई में जाके जुलाई में जाके पे करना था, तो आखिरी वाले बिल और उसका भी 85%। और 2021 में 40 का 85 क्यों? क्योंकि 10% हम एडवांस क्रेडिट कर रहे थे और 5% रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट कर रहे थे, तो पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर बाकी 85% ही क्रेडिट हो रहा था। तो 75 का 85% 0.75 और 40 का 30 60, पता नहीं, मैंने तो सुनी सुनाई बात यकीन किया था 60 है बाद वाला। 60 है जी। 51। ये हो गए एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP। तो उसमें डबल एंट्रीज की भी प्रैक्टिस आ गई। जी जी जी। अच्छा ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम को 2-3 सवाल तो कर लिए यार। उस पर जो रीपेमेंट स्केड्यूल बनाया था, हाँ हाँ अच्छा SOFP अच्छा जी। स्पेसिफिक की बहुत है प्रैक्टिस आगे भी, जो जब मैं अभी जनरल बोरिंग कराऊंगा केस 2 तो उसके बाद फिर दोनों की कंबाइंड प्रैक्टिस भी आएगी, तो इसलिए दोबारा आनी है इसकी प्रैक्टिस। चलें एक फरमाइश पे ना एक सवाल और करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक स्केड्यूल की प्रैक्टिस, कोई इसमें बोरिंग कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करवा रहा, सिर्फ एक स्केड्यूल की प्रैक्टिस। लोन अमाउंट है जी, क्या हुआ? नहीं SOFP गए थे बस, मैंने SOFP कहा था सर, बनाने हैं तो बना लेना, मैंने तो बस SOFP का कहा था। बना भी लेंगे तो उसमें ठीक है बना लें यार, SOCA के एक्सट्रैक्ट सवाल में करने हो तो उसमें क्या आएगा? वो जो 1 महीना इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला निकाला था वो आएगा, और वो जो 1 महीना इन्वेस्टमेंट इनकम वाला है वो आएगा। डेप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो अगर SOCI के एक्सट्रैक्ट्स मांगे होते तो उसमें फिर वो 1 महीने वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस और 1 महीने वाली इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। अच्छा सवाल लिख लें, वो सिर्फ ऐसी रीपेमेंट स्केड्यूल का एक स्टूडेंट का दिल था, मैंने कहा चले खुश हो जाए। लोन अमाउंट है जी 150 मिलियन, 150 मिलियन। डेट ऑफ लोन है 1 जनवरी 19। इंटरेस्ट रेट 16% है,
16%. Loan along with interest is repayable in semi-annual installments of semi-annual, यानी साल में, अरे वाह जबरदस्त, हाँ जी, semi-annual installments of 26.1 million each. 26.1 million each, यानी हर 6 महीने के बाद 26.1 मिलियन हम वापस किया करेंगे। तो आपसे रिक्वायर्ड है, जितने मर्जी साल आपका दिल करे, मेरे हिसाब से बस 2 साल बना दें। असल में तो स्केड्यूल की प्रैक्टिस ही करानी है, बस 2 साल का रीपेमेंट स्केड्यूल बना दें। 2 साल का यानी 19 और 20 रीपेमेंट स्केड्यूल बना दें। रीपेमेंट स्केड्यूल जो वो परसों सवाल में बनवाया था,
30 जून 19 ओपनिंग बैलेंस कितना 150 6 महीने का इंटरेस्ट 12 26.1 दिस प्लस दिस माइनस दिस 1399 दिस इंटू 16% into 6 by 12 10 point 1 2 this into 16% into 6 by 12 6.5 अच्छा ये बात ना आपको ज़बानी नहीं याद रहनी तो ये बात आप लिखें अपने पास कि ये ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट रेट लगा के आ रहा है ये दिस प्लस दिस माइनस दिस है क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट हमने अब उनको और पैसे देने हैं ना जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा अब उस लोन पे इंटरेस्ट पड़ रहा है वो भी तो देने हैं ना पैसे तो वो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है और जब पैसे दे देते हैं तो जिम्मेदारी कम हो जाती है। जो हमने 26 की पेमेंट की है जी जी इसमें लोन और दोनों चीजें शामिल हाँ इसमें ये 12 भी है और उसके अलावा हमने मजीद 14.1 दे दिया तभी वो 150 से कम होकर इतना रह गया। हमने वैसे वो अमाउंट माइनस कर लेते हैं तो ये 12 माइनस ऐड क्या 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 सर हम जो 26.1 है इसमें हाँ। दोनों अमाउंट शामिल हैं। जी जी फिर हम उसको सिंपली 150 में माइनस कर देंगे। बताओ क्या बनाऊं स्केड्यूल बताओ सर मैं कह रहा हूँ 150 में से बताओ ना क्या करूं 150 अब आगे क्या करूं माइनस 26.1 इसमें से 26 माइनस कर दूं 26.1 माइनस कर देंगे। की बात है ये लो फिर बस वो क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितना आया 120 तो ये है लोन का क्लोजिंग बैलेंस वापस कर देंगे 150 में से 26 वापस किया है हाँ हाँ तो जो इंटरेस्ट पड़ा था वो सर वो इसमें शामिल है इसमें अरे तो शामिल करेंगे तो पे करेंगे ना इस 150 पे मजीद इंटरेस्ट लगेगा तो पे करेंगे ना इंटरेस्ट को और इसमें शामिल करेंगे तो पैसे देंगे तो खत्म होगा इसको शामिल ही नहीं करेंगे अगर आप 150 को 150 रहने दें तो 26 माइनस करते करते लोन का बैलेंस एक दिन नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि पैसे हम ज़्यादा वापस कर रहे होंगे तो जो इंटरेस्ट है वो मजीद बनाएंगे तो उसके बाद पे करेंगे। ये जो रीपेमेंट स्केड्यूल है ना ये मैंने पहले यहाँ एहतियातन करवाया है क्योंकि ये रीपेमेंट स्केड्यूल ये अमोर्टाइज कॉस्ट ये तो किधर गया भाई हाँ भाई क्या चीज़ है ये लीज के लिए भी था और कहाँ पड़ा था हैं 2 जगह पड़ा है एक लीजेस में था और किसमें था हैं हाँ शाबाश फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सही है भाई सही जवाब दिया 2 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हाँ तो ये FAR2 तो कुछ तो पढ़ना है ना FAR2 में भी तो ये सब FAR2 है लेकिन समझा दिया ना यार समझाया तो है मैंने कौन सा कहा कि नहीं बताना समझाया आपको पूरा समझाया है लेकिन इसकी ज्यादा प्रैक्टिस जो आपका दिल कर रहा है वो FAR2 की चीज है ये क्या बच गया 104.22 कर लें जी
104.22 8.34.46 ये लोन रीपेमेंट स्केड्यूल है, लेकिन इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने। चले स्पेसिफिक बोरिंग बस बहुत है। अब क्योंकि 3-4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पता नहीं हम कर क्या रहे थे, दोबारा सुन लें। हम लोगों ने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज पढ़ना शुरू किया हुआ है कि क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में 3 चीजें चाहिए, कितनी अमाउंट पे, कौन सा रेट और कितने अरसे के लिए। इसमें मैंने पहले जवाब दिया था कितने अरसे के लिए का कैपिटलाइजेशन पीरियड। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना शुरू कब करेंगे? लोन लिया जा चुका हो, खर्चा हो चुका हो और काम शुरू हो चुका हो, और एंड फुल स्टॉप कब लग जाएगा? कब मुकम्मल हो जाएगा। और दरमियान में सस्पेंशन, अगर काम रुका और वो काम रुकना एबनॉर्मल था तो सस्पेंशन है। फिर इस कैपिटलाइजेशन पीरियड को पढ़ने के बाद मैंने फिर आपको कैलकुलेशन शुरू करा दी थी और उसमें केस 1 लिखा था स्पेसिफिक बोरिंग। बस बहुत है स्पेसिफिक बोरिंग। अब केस 2 लिख लेते हैं जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग अच्छा, जितनी कोई इंट्रो पड़ी है, जितनी भी, बैंक ओवरड्राफ्ट पता है क्या होता है? जबरदस्त। क्या होता है? बैंक अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव मतलब डेबिट या क्रेडिट। हमारी बुक्स में बैंक अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आ जाता है, तो हम बैंक से जितने पैसे हमने रखे थे उससे ज्यादा ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों ज्यादा ड्रॉ कर लेते हैं? बदमाशी हो गई। बैंक ने हमें अलाउ किया होता है, बैंक ने हमें ओवर ड्रॉ करने की लिमिट दी होती है, फैसिलिटी दी होती है, और उस पर फिर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसी को रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं। रनिंग फाइनेंस भी इसी जैसी ही चीज है। तो जो बैंक से रनिंग फाइनेंस लिया हुआ है वो बिजनेस है ना, अपने जनरल खर्चे पूरे करने। जैसे बैंक के साथ बिजनेस की बहुत ज्यादा डीलिंग्स हैं, कस्टमर से पैसा आता है, वो उसी बैंक में अकाउंट खोल के रखा हुआ है, तो वो बैंक अपने कस्टमर्स को इस तरह से रनिंग फाइनेंस या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देता है। इसके अलावा भी मैंने आपको डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टीएफसीज की बात बताई थी। कंपनी पब्लिक बोरिंग भी कर सकती है। अब जो लोग बिजनेस को पैसा दे रहे हैं ओनर बन के वो शेयर्स बिजनेस से ले रहे हैं, और जो लेंडर बन के पैसा दे रहे हैं वो डिबेंचर दे रहे हैं। तो उन्होंने बिजनेस को पैसा दिया था तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं दिया था, उन्होंने बिजनेस को जनरली पैसा दिया था। तो बिजनेस ने ये जो डिबेंचर इशू करके पैसा रेज किया था, हो सकता है इस पैसे का इस्तेमाल और भी बहुत सारे कामों में हो। मिसाल के तौर पे डिबेंचर्स इशू किए 300 मिलियन रुपए के, और इस पैसे से बहुत सारे यूजेस करने थे बिजनेस में। इनमें से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी था, और उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे 60 मिलियन बिजनेस ने खर्च कर दिया, बना ली बिल्डिंग। इस 300 मिलियन का मकसद सिर्फ वो बिल्डिंग था। तो इसलिए इसको कहते हैं जनरल बोरिंग, कि इसका काम स्पेसिफिकली इस पे खर्च करना नहीं था, तो ये जनरल है। जब ये लोन सारा का सारा इसके लिए नहीं है, तो फिर इस पे पड़ने वाला सारा का सारा इंटरेस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक में क्यों कर देते थे? क्योंकि वो था ही स्पेसिफिकली उस एसेट के लिए। चूंकि ये स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं है, जनरल है, तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। जो पहले पढ़ा था वो स्पेसिफिक के लिए था, इसमें डिफरेंट है। इसमें बोरिंग कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करने का तरीका यह है कि जब जब जितना जितना पैसा लगता था बस उतने पे इंटरेस्ट लगता जाएगा। दोबारा सुने, पहले चूंकि लोन स्पेसिफिक था ना, तो हम उस लोन पे इंटरेस्ट लगा रहे थे और वो सारा इसकी कॉस्ट में ऐड कर रहे थे, अज्यूमिंग कि वो कैपिटलाइजेशन पीरियड के अंदर फॉल कर रहा है। क्या ये कंसीडर कर रहे थे कि उसका पैसा इस्तेमाल होना शुरू हुआ भी है, सारा इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, या पूरे लोन अमाउंट पे रेट लगा रहे थे? पूरे लोन अमाउंट पे। लेकिन चूंकि अब ये जनरल बोरिंग है तो इसका तरीका डिफरेंट है, और वो तरीका ऐसा है जो भी करके दिखाता हूं, जबानी बता रहा हूं कि वो ऐसा तरीका है कि इस बिल्डिंग पे इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज ऐसे कैलकुलेट होगा कि जब जब जितना जितना पैसा यहां लगता था, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट किस पे पड़ता है? जितना पैसा यूज हो रहा होता है ना, तो तकरीबन वही मैकेनिज्म है।
कि इस पे जब जब जितना जितना पैसा लगता था तब तब उतने उतने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अब हां फर्क पड़ेगा कि कब कब कितना खर्चा हुआ। अच्छा, जब जब जितना जितना पैसा लग रहा था उस पे कौन सा रेट लगाएं? 15%। अभी इस मिसाल में तो हाँ 15% है, लेकिन मैं आपको एक वर्ड लिख के दे रहा हूं जो आज की क्लास में नहीं, ये कल की क्लास में बताऊंगा। अभी बस वर्ड लिख रहा हूं, कैपिटलाइजेशन रेट। क्या हुआ, क्या पूछना है? बाय अप्लाइंग अ कैपिटलाइजेशन रेट। इस मिसाल में वो 15% ही है, लेकिन होता है, इसका एक मतलब होता है कैपिटलाइजेशन रेट टू द एक्सपेंडिचर ऑन एसेट out of general borrowings on time proportionate basis। जनरल बोरिंग के केस में, ये मैं भी सवाल करके दिखाता हूं, समझा दूंगा। बोरिंग कॉस्ट के केस में, जनरल बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट इस अंदाज से कैपिटलाइज होती है कि जितना जितना खर्चा एसेट पे हो रहा था उसको उस टाइम के हिसाब से, अच्छा खर्चा हो भी कहां से रहा था? जनरल बोरिंग में से जो खर्चा हो रहा था, क्योंकि आगे चल के हम सवाल करेंगे मिक्स वाले, जिसमें जनरल बोरिंग भी होगी, स्पेसिफिक लोन भी होगा, अपना पैसा भी होगा। तो जो जनरल बोरिंग में से पैसा इस्तेमाल हो रहा है, जब जब जितना जितना पैसा इस्तेमाल हो रहा था, जब जब जितना जितना, उसके ऊपर रेट लगा रहे हैं, और वो है जो अमाउंट वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। उस रेट जिससे को हम अप्लाई कर रहे हैं उसको कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं। ये कैपिटलाइजेशन रेट इसको क्यों कहते हैं ये अगली क्लास में। इस मिसाल में ये 15% है। Borrowing cost is capitalized by applying a capitalization rate to the expenditure on asset out of general borrowings on time proportionate basis। जी क्या कर सकता है अभी आगे? पैसा यूज नहीं हो रहा 30 किधर है? 300 मिलियन में से, हाँ नहीं, क्योंकि अब ये जनरल बोरिंग है तो उसका तरीका डिफरेंट है। ये तरीका ही अब डिफरेंट है। I23 ने इसका तरीका ही ये वाला बनाया है, यानी पूरे देखें इस तरीके की भी लॉजिक है। जब हम सिर्फ उस अमाउंट पे जितना एसेट पे खर्च किया है उस पे रेट लगाना है, तो फिर लगाएंगे भी तब से ना जब जब वो अमाउंट इस्तेमाल हो रही थी। हमने कौन सा 60 का लोन लिया है, लोन तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पूरी अमाउंट पे रेट तब लगता अगर स्पेसिफिक था तो, क्योंकि वो था ही एसेट के लिए, इसलिए पूरी अमाउंट पे रेट लगाते। अब जब पूरा लोन इसके लिए है ही नहीं और पूरी लोन अमाउंट पे रेट नहीं लगना, तो फिर उतना करे ना जितना पैसा खर्च हो रहा है। और 60 तो मैंने आपको भी बता दिया, अभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, अभी 3-4 साल चलनी है, कैसे पता कितना खर्चा लगेगा? नहीं है ना, 300 में से स्पेसिफिक साइट पे कर दिए। देखें ये तो एक सिचुएशन होगी कि अच्छा अगर हमें पता है कितने का एसेट है, अगर नहीं पता टोटल कितने का बनना है तो फिर किस अमाउंट पे लगाएं? इसलिए जितना जितना खर्चा होता जाएगा उस पे रेट लगता जाएगा। स्पेसिफिक लोन हमें मिल ही तब पाता है जब हमें बस टोटल अमाउंट हो कितने का एसेट बनना है। तो अगर जनरल बोरिंग है और हमें नहीं पता कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते करते हम कहां तक पहुंचाएंगे, सोच रहे हैं ये ऊपर फ्लोर भी डाल लें और फ्लोर डाल लें, तो फिर हमें टोटल अमाउंट तो नहीं पता 60, तो इसलिए जितना खर्चा होता जाएगा उस पर रेट लगता जाएगा। आप क्या कह रहे थे? जी जी अच्छा, इस पे मैं अभी इस पे जो अगली बात करने लगा ना उसके बाद पूछिएगा, अगर अभी भी रहा पेंडिंग तो दोबारा पूछ लीजिएगा। यहां तक नोटेड? क्या हम एक टोटल अमाउंट पे रेट लगा के कैपिटलाइज करते जा रहे हैं, चाहे वो खर्चा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, हम रेट लगा ही किस पे रहे हैं? जितना पैसा एसेट पे खर्च हो रहा है। और कब से लगा रहे हैं? जब खर्च हो रहा है। तो इसमें कहीं ये इशू आएगा कि एक अमाउंट पे रेट लग रहा है जबकि वो अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ था पैसा? नहीं,
तो क्या हमें कोई इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करनी चाहिए? नहीं। पहले क्यों करते थे? क्योंकि पहले पूरी लोन अमाउंट पे हम एक इंटरेस्ट रेट लगाते थे और वो पूरी अमाउंट वाला इंटरेस्ट कॉस्ट ले लेते थे, जबकि एसेट तो पूरा खर्च, अभी हमने पैसा खर्च ही नहीं किया होता था, तो उसकी कंपनसेशन के लिए इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस कर देते थे। अब हम कैलकुलेट ही ऐसे कर रहे हैं कि जितना खर्चा हो रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा कि जब काम नहीं हो रहा तो उसमें इंटरेस्ट पड़ा जा रहा है। हमने इंटरेस्ट लगाया ही उस पैसे पे जो खर्च हुआ है। सवाल दोबारा करो अगर उसमें कमी रह गई है तो। एक मिनट, ये ना लिख लें बात कि जनरल बोरिंग के केस में कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं लेस करनी। ये जो मैंने यहां पर पॉइंट लिखा है ना, के बाद आप लिख लें कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने को मैंने कहा है, अब कह रहा हूं कि कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं एसेट की कॉस्ट में से लेस करनी, जरूरत ही नहीं है। यहां पहले हम एसेट की कॉस्ट में से इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम, अब बस इंटरेस्ट कॉस्ट है, अब माइनस इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेटेड ही ऐसे है कि जितना जितना खर्चा हो रहा था उसके ऊपर रेट लग रहा था, तो अब जरूरत नहीं है सरप्लस फंड्स पे इन्वेस्टमेंट इनकम की। तो जनरल बोरिंग के केस में एसेट की कॉस्ट में से हम कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं लेस कर रहे होंगे, ये कह रहा हूं लिखने को। जनरल बोरिंग के केस में एसेट की कॉस्ट में से कोई इन्वेस्टमेंट इनकम टाइप चीज नहीं जरूरत माइनस करने की। ठहर जाए, मैंने कहा ठहर जाए, पहले लिख लेना, ये लोग ठहर जाएं, पहले लिख लें, जो लिख लें वो बातें मिक्स हो जाएंगी फिर। जिनको अभी तक अल्फाज नहीं मिल रहे, मैंने कहा है कि अगर जनरल बोरिंग है और हम एसेट की कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ऐड कर रहे हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट इनकम टाइप चीज माइनस नहीं करने की जरूरत, यहां वो स्पेसिफिक में जरूरत होती थी, यहां नहीं है। जी आप पूछें, आप जो पूछ रहे थे। जनरल लोन किया है ना जी जी बिल्डिंग तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 60,000 के लिए स्पेंड कर दिया बिल्डिंग के ऊपर, उस पे रेट भी अप्लाई कर दिया, बट जो रेस्ट ऑफ माइनस अकाउंट अमाउंट होगी तो 40 मिलियन की, उस पे भी तो चार्ज हो रहा होगा ना? हाँ हो रहा होगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा होगा, तो वो उसका 60 से कोई वो नहीं है, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट में हम IAS 23 में पढ़ ही मेनली ये रहे हैं कि जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है उसको कैपिटलाइज करना है, बाकियों को क्या करना है? एक्सपेंस बनाना है। तो वो 300 मिलियन पे जो बाकी पड़ रहा है इंटरेस्ट वो एक्सपेंस है। मल्टीपल कंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है? हाँ? अच्छा ठीक है, फिर कर इसी 300 से रहे, इसी 300 में से। हाँ जी बिल्कुल 15%। आप बताएं क्या पूछ रहे थे? अच्छा चलो कोई बात, सवाल लिखें। जी डायरेक्ट कैसे निकला थी? हाँ हाँ कैसे? ठीक है ठीक है, वो वाला कौन सा? वो स्पेसिफिक बोरिंग थी, ये जनरल बोरिंग है, क्योंकि वो स्पेसिफिक बोरिंग के लिए है। लेकिन स्पेसिफिक बोरिंग में तो लेस करनी होती है ना इन्वेस्टमेंट इनकम। अरे देखना पड़ेगा ना कि बोरिंग कहां से आई है। अगर स्पेसिफिक बोरिंग है तो जो पिछले 4 दिन से कर रहे हैं वो है, अगर जनरल बोरिंग थे तो वो है जॉब करने लगे। बोरिंग की है तो क्या वो स्पेसिफिक है या जनरल है? अगर स्पेसिफिक बोरिंग है जो करते आए हैं वो करेंगे, वही इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग सारा कुछ वही, और अगर जनरल बोरिंग है तो वो करना है जॉब करने लगे। इसलिए मैं नहीं पूछता था। नहीं पूछो पूछो। सर हमने ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो जब पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हमने मिनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ठीक है ठीक है हम ठीक है पढ़ रहे थे कि जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी ना तब तब हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसीडर करते जाएंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज करते जाएंगे। तो सर यहाँ पे जब कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस जो आ रहा था, सर जब वो आ रहा था तब अगर हम हमारी इंटेंशन ये होती है कि हमने उस बिल्डिंग को जो है वो रेंटल्स के लिए रखना है उसके, तो जहाँ पे कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस आ रहा था वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर सकते हैं। यानी वो जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं अगर वो बिल्डिंग किराए पे देने के लिए बनानी है तो उसको कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस का नाम यूज करें या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये पूछ रहे हैं? कर लें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाम यूज हो जाएगा। सवाल लिखें। क्योंकि कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस का जो नाम है ये टिपिकली पीपीई के अंडर ही आता है, ये उसी पीपी के लिए होता है जो अभी पूरा नहीं बना।
बाकी अगर ये रेंट वाली बिल्डिंग बन रही होती तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह देते। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 जनवरी 21 और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है 1 जनवरी 21 और कंस्ट्रक्शन एंड है 30 नवंबर 21। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट एक्सपेंडिचर ऑन एसेट में दो चीजें, खर्चा बताऊंगा, डेट बताऊंगा, खर्चा बताऊंगा। 1 जनवरी 21 पे 1 जनवरी 21 5 मिलियन, 1 जनवरी 21 5 मिलियन, 1 जुलाई 21 12 मिलियन, 12 और 1 सितंबर 21 3 मिलियन, 3 मिलियन। 1 सितंबर मतलब 9वां महीना। और बस ये खर्चे इतने ही हैं। सस्पेंशन कर लें, है जी, लास्ट वाला 3 मिलियन है। सस्पेंशन कर लेते हैं, कब की बोला है, मार्च कर लें, चलें पेपर हो रहे होंगे, मार्च कर लें, मार्च सस्पेंशन मार्च है जी। कैपिटलाइजेशन रेट 12%, 12% बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड रिक्वायर्ड है। करें जरा ट्राई, आप लोग करें, आप ट्राई है। लोन क्या करना था बता के, लोन अमाउंट बतानी है। चले 450 मिलियन है, चले बता दी 450 मिलियन, नहीं बता दी 450 मिलियन लोन है। अरे लोन अमाउंट नहीं चाहिए ना भाई, कैपिटलाइजेशन रेट बता दिया बस, ठीक। हाँ, जब आपको कल कैपिटलाइजेशन रेट निकालना सिखाऊंगा तो चाहिए होगी लोन अमाउंट, हाँ जी। यार लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें, कोई बात नहीं। अगर ना लिखने में कोई घबराहट है तो लिख लें, लोन अमाउंट लिख लें, इस्तेमाल कोई नहीं है अभी, कैपिटलाइजेशन रेट इस्तेमाल करना है। देखता हूँ छोटा सा सवाल है यार, देर लगा दी ज्यादा। नहीं बिल आ गया तो
उसको नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि एग्जाम एक्सपेंसिव है, अभी तो वो सरप्लस में पढ़ा रहा है, सरप्लस से कमाइए तो क्या होगा? सरप्लस से तो पैसा तब निकलेगा ना जब पे करना होगा। हाँ, लेकिन पता चलने से क्या होता है, पैसा निकलेगा तो बैंक से इंटरेस्ट लगना बंद होगा ना। जब तक बैंक में पड़ा रहेगा इंटरेस्ट लगता रहेगा। हमें पता चल गया है, हमने बैंक के पास पैसे रखे हुए हैं, उस पड़े हुए पैसे पे बैंक इंटरेस्ट दे रहा है। अब हमने उससे खर्चे पता नहीं दिमाग में क्या क्या सोच लिए, तो बैंक कहेगा क्योंकि आपने सोच लिया हुआ है तो मैं इंटरेस्ट देना बंद कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ हमने पक्का सोच लिया हुआ है, कसम भी खा ली क्या खर्चे करने हैं, क्या बैंक इंटरेस्ट देना बंद कर देगा? बैंक कब इंटरेस्ट देना बंद करेगा? हाँ, तो जब तक पैसे नहीं निकलेंगे तब तक पड़ता रहेगा इंटरेस्ट। हमें कंफर्म है 40 पे करना है। नहीं, आप जनरल बोरिंग की बात कर रही हैं, जनरल बोरिंग की बात करें। ये जो आप बात पूछ रही है ना, ये अगले सवाल के बाद दोबारा पूछना। पहला खर्चा कब हुआ है? 1 जनवरी को। कितना? फिर अगला खर्चा 1 जुलाई 21। कितना? 12 मिलियन। फिर अगला खर्चा 1 सितंबर। कितना? 3 मिलियन। अच्छा, चाहे स्पेसिफिक बोरिंग हो चाहे जनरल बोरिंग हो, कैपिटलाइजेशन पीरियड दोनों के लिए है। कैपिटलाइजेशन पीरियड जो टॉपिक पढ़ाया था वो दोनों के लिए है। तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना कब से शुरू करेंगे? 1 जनवरी से, क्योंकि खर्चा होगा तो कैपिटलाइजेशन शुरू होगी। और एंड कब करेंगे? 30 नवंबर। तो 30 नवंबर को जाके फुल स्टॉप लग जाएगा। वो जो कैपिटलाइजेशन पीरियड था वो कोई स्पेसिफिक बोरिंग के लिए नहीं था, वो तो इस पूरे टॉपिक के लिए था। अब हमने क्या करना है कि इंटरेस्ट इस 20 मिलियन पे नहीं लगाना, 5, 12 और 3 पे लगाना है। 5 पे कितने महीने? 10 महीने। क्या हुआ? सही नहीं? 10 11 बनते हैं ना, सस्पेंशन है। कितना? पॉइंट आगे भी है। 12 मिलियन पे 5। देखें, जैसे जैसे खर्चा लगता जा रहा है इंटरेस्ट उस पर पड़ना शुरू हो गया, और फुल स्टॉप तक जाके तो ये लगेगा 5। सस्पेंशन क्यों नहीं? क्योंकि वो तो उससे पहले ही हो गई हुई थी। 0.6 1.19। इसमें कोई इख्तलाफ इतराज? जी, हम पहले 5 मिलियन पे लगा रहे थे। हाँ जी, इस पे कोई इतराज इख्तलाफ? तो गलत नहीं है ना? जवाब वही है। चले, जिन्होंने भी ऐसे किया है जी, सस्पेंशन क्या करूं? सस्पेंशन मार्च। आप महीना पूछ रहे हैं कि उसको सस्पेंशन नहीं? बात समझ नहीं आई मुझे। मैंने क्या कहा था? किसमें इंक्लूड नहीं करना? ये मैंने कब कहा था? नहीं, मैंने ये कब कहा है कि इंक्लूड नहीं करना? क्या नहीं करना? पता नहीं। सस्पेंशन क्या? सस्पेंशन को क्या करते हैं? महीने जब गिन रहे होते हैं उसमें सस्पेंशन नहीं करते, तो अभी भी यही किया है। मतलब आपको कंफ्यूजन कहां पर आई है? उसे किसे? यार हमारी बातें सुन रहे थे। मैं क्या बात बताई थी भाई? मैंने क्या कह रहे थे? क्या पूछा था भला आपने? मैंने पूछा था कि जिस पीरियड में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे बिल्डिंग को, उसमें इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, तो आपने कहा था वो इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो वही होगा, वो एक्सपेंस कर जाएगा। और जो बिल्डिंग के ऊपर चार्ज होगा, नहीं, मेरे ख्याल में आपने पूछा था कि 240 मिलियन पे जो इंटरेस्ट पड़ा, ये पूछा था। तो वो तो और बात पूछ रहा था, सस्पेंशन वाली तो बात नहीं थी। वो तो कहता है इस 300 मिलियन में से जो बाकी 240 मिलियन है, तो वो तो बाकी है, वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। सस्पेंशन वाली नहीं थी कोई बात। अगर आपको सस्पेंशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, आप पूछ लें। 1.19 है जी? क्या हुआ?
महीने गिनने में मसला है कोई? और इस बात पे एतराज के जब जब खर्चा कर रहे हैं तब से क्यों काउंट कर रहे हैं? पूरे 20 पे पहले दिन से क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि खर्चा होना है तो हमने उस पर इंटरेस्ट लगाना शुरू करना है। तो पूरे 20 पे नहीं लगा देने 10 महीने, पूरे 20 पे नहीं लगाने। जब खर्चा होना है तो पैसे लगाने, इंटरेस्ट लगाना। लेकिन पेपर में आपने ऐसे नहीं करना। मैं आपको एक टेबुलर तरीका बता रहा हूं, आपने वैसे करना है। वो शुरू में थोड़ा सा, और मुझे लगता है कुछ बच्चों ने वैसे किया भी होगा, शुरू में थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे, थोड़ा सा, लेकिन उसी की प्रैक्टिस चलेगी तो वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। पेपर में ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि जिन सवालों में मिक्सचर आ जाएगा, स्पेसिफिक भी होगा, जनरल बोरिंग भी होगी, लोन रीपेमेंट भी हो रही होगी, फिर उसमें आप ये सही हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए पेपर में ऐसे नहीं करना। पेपर में आप ऐसे करेंगे, और इसका मैं मिलता जुलता वैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम का बताया था ना, वैसा सा टेबल बता रहा हूं। बैलेंस की बजाय मैं आप कह रहा हूं क्यूमुलेटिव, क्योंकि इसमें तो खर्चा ही खर्चा हो रहा है। ये मैंने तकरीबन वैसा सही टेबल बना दिया जैसा इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए सिखाया था। अच्छा, इस टेबल में अब मैं करने ये लगा हूं, इस सवारी ने भी यहां तक जाना है, इस सवारी ने भी यहां तक जाना है, इस सवारी ने भी यहां तक जाना है। तो एक ही गाड़ी चला देते हैं इनके लिए। यहां से गाड़ी चलाएंगे, यहां पर ये सवारी भी बिठा लेंगे, फिर गाड़ी यहां तक चलाएंगे, फिर ये सवारी भी बिठा लेंगे, फिर तीनों सवारियां बैठ के यहां तक पहुंच जाएंगी। अब इसमें हम कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि खर्चा जब हो रहा है, पहला खर्चा कब हो रहा है? 1 जनवरी 5। दूसरा खर्चा कितना? 12। फिर 1 सितंबर कितना? फुल स्टॉप जरूर लगाना है। कितना? ये जरूर करना है आपने, वरना आगे गिनेंगे कहां तक, तो चलता ही जाएगा। तो ये फुल स्टॉप लग गया। 5 मिलियन था, लेकिन फिर ये 12 और होने की वजह से 17 बन गया, फिर 3 और होने की वजह से ये 20 बन गया। 5 कब तक 5 रहा है? तो 6, लेकिन सस्पेंशन निकाल दी तो 5। 17 कब तक 17 रहा? 2 महीने। फिर 20 कब तक 20 रखना है? 3 महीने। 5 मिलियन इंटू 12% इंटू 5/12, 17 मिलियन इंटू 12% इंटू 2/12, 0.34। 20 मिलियन इंटू 12% इंटू 3/12, 0.6। है जी? ठीक है, शाबाश, ऐसे करना। अभी फिलहाल ये सही है, लेकिन जैसे इसमें मिक्सचर बनेगा उसमें फिर ये संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे करना है। क्या हुआ? वो जब वो चीजें आएंगी तो फिर मिक्सचर सवाल होंगे जिसमें स्पेसिफिक बोरिंग भी होगी, पैसा वापस भी कर रहे होंगे, गवर्नमेंट ग्रांट भी आ रही होगी, तो इसलिए फिर ये ज्यादा इजी रहेगा। सवाल इसको नोट कर लें, फिर सवाल लिखें। चलें, क्लास वर्क है, होमवर्क है, सवाल तो लिखें ना। क्या जी? इसका नाम क्या? वो आईडी कार्ड बनाना है? नाम क्या है इसका? जो मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग बताई थी उसका तो नाम मैंने, देखो रीपेमेंट स्केड्यूल नहीं था। नहीं, वो तो एक रीपेमेंट स्केड्यूल एक बकायदा ऑफिशियल चीज होती है। ये तो मेरी बनाई हुई एक वर्किंग है। आप इसको कह दें, चलें इसको मैं वर्किंग 2 कह देता हूँ, इंटरेस्ट कॉस्ट मिले, बोरिंग कॉस्ट कह दें, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन जनरल बोरिंग कह दें। बात यह है कि हम ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक वर्किंग कर रहे हैं, तो ये जस्ट सवाल की वर्किंग है। रीपेमेंट स्केड्यूल तो एक ऑफिशियल चीज होती है, वो तो बैंक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये तो बस सवाल करने की एक वर्किंग की है।
उसका फॉर्मेट वैसे ही होगा आपका। किसका? बैंक वाले डॉक्यूमेंट होता है उसका फॉर्मेट वैसे ही होता है। वेरी करता है बैंक, कुछ बैंक्स उसमें प्रिंसिपल पोर्शन अलग भी कर लेते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट मैंने बताया था यही आगे सीफैप तक चलना है। लीजेस में भी, IFRS 9 में भी वही चलना है फॉर्मेट, रेवेन्यू में भी, IFRS 15 में भी। नोटेड? चलें सवाल लिखें। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। फर्स्ट जनवरी 2021 और कंस्ट्रक्शन एंड 31 अक्टूबर 2021। सस्पेंशन सस्पेंशन है जी अगस्त के महीने में, वो तैयारी करनी होगी ना सितंबर पेपर्स की। अगस्त के महीने में सस्पेंशन है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट was signed. Construction contract was signed for construction of the building on 1st January 21। Construction contract for construction of the building was signed for the construction of building on 1st January 21 at a total price of 200 million. 200 million. Following payment terms were agreed. Number 1, 10% advance. और number 2, progress bills are payable on 1 month credit। वही जैसे अभी पहले सवाल में किया था। चलें बस पेमेंट टर्म यही है। अच्छा, मैंने कहा नहीं कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ एडवांस, तो अंडरस्टूड है कि प्रोग्रेस बिल्स में से एडवांस कट के दिया करेंगे हम। कॉन्ट्रैक्टर सबमिटेड, बस ये फॉलोइंग पेमेंट टर्म वाली बात खत्म होगी। कॉन्ट्रैक्टर सबमिटेड प्रोग्रेस बिल्स एज फॉलोज। डेट बताऊंगा और बिल अमाउंट बताऊंगा। 31 मार्च 2021 40 मिलियन, ये बिल की डेट है, बिल की। 31 मार्च बताया है मैंने, 40 मिलियन। 31 मई 70 मिलियन, 70 मिलियन। 31 जुलाई
75 मिलियन। और 31 अक्टूबर कंस्ट्रक्शन एंड क्या बताइए मैंने? हाँ ठीक है, 31 अक्टूबर कितना हो गया? 185, 15 रह गया, 15 मिलियन। 31 अक्टूबर को 15 मिलियन। चलिए ये हो गए सारे प्रोग्रेस बिल्स। कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय अ जनरल लोन। कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय अ जनरल लोन। कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट पंद्रह % 15% है जी। कैपिटलाइजेशन रेट 15% है और आपसे रिक्वायर्ड है, होमवर्क है, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रिक्वायर्ड है। हाँ हमने यहां पर कैलकुलेशन करनी ही उस अमाउंट की है जो पे करना है। यहां पर कौन सी अमाउंट और कब आ रही है इस वर्किंग में? जो बिल है या हम जो पे करेंगे? जो पे करेंगे। डेट कौन सी आएगी? जिस दिन पे करेंगे। तो जब हम कैलकुलेट ही तब कर रहे हैं जब पे कर रहे हैं, तो फिर इंटरेस्टमेंट इनकम की जरूरत नहीं है। हम यहां पर डेट ही पेमेंट वाली ले रही है, जिस दिन पे किया है। आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इनकम आनी चाहिए। अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा अब तो काफी सही हो गया है। कोई आखिरी बात अगर किसी को याद हो तो? कोई आखिरी बात किसी को याद हो? है जी? हमसाये वाली बात चल रही थी। अच्छा वो तो मेरे ख्याल में बहुत पुरानी बात है। मैं तो वालेन पे शायद आ नहीं हुआ। चलिए अच्छा नाशुक्री कब होती है? मतलब नाशुक्री इंसान करते ही क्यों है? ख्वाहिशात ज्यादा होती हैं। अच्छा और क्योंकि लग रहा होता है कि जो मिला है वो काफी नहीं है या इससे बेहतर हो सकता था। तो वो इससे जो बेहतर हो सकता था वो हमने कहीं देखा होगा। तो मैं तिरमिज़ी 2513 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों की तरफ देखो जो दुनिया के मालो बाप के लिहाज से तुमसे कमतर हों, और उनकी तरफ ना देखो जो मालो दौलत में तुमसे बढ़कर हों। इस तरह ज़्यादा लायक है, यानी इसके फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर तुम अल्लाह की उन नेमतों की नाकदरी ना करो जो उसकी तरफ से तुम पर हुई। यानी अगर मैं देखी अपने से रिसोर्सेज के मुताबिक ज़्यादा बंदे को रहा हूँ तो फिर मैं समझूंगा कि मुझे तो मिले ही कुछ नहीं। तो इतना कुछ जो मिला हुआ है उसकी फिर नाशुक्री होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि बहुतों से हम लोग बेहतर हैं, बेहतर नहीं मैं कहता, बहुतों से ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास। अरे कम से कम चल के तो आए हैं ना आप यहाँ। पता नहीं किसी की कमर में ऐसा मसला है कि वो लेटा हुआ बिस्तर पे, आंखें हैं नहीं है, थूकते फिरते हैं हम। थूक ना हो तो निवाला अंदर नहीं जा सकता। ये भी कुछ लोगों को बीमारी, ये भी बीमारी है, थूक नहीं बनता। अगर थूक नहीं है सोचें खाना कैसे खाएंगे आप? थूक के कभी रोजों में ऐसे होता है कभी कभार कि इतना खुश्क हो चुका होता है कि थूक इंसान उगल तो रहा होता है, तो कभी ये भी हालत आ जाती है कि थूक इतना बन ही नहीं पाता, आप उसको उगलने की कोशिश करते हैं और वो इतना होता ही नहीं कि उगला जाए।
तो अगर थूक ही नहीं बनेगा तो खाना कैसे जाएगा अंदर? तो इतनी नेमतें अल्लाह ताला की, तो जब हम लोग अपने से ऊपर वालों को देखेंगे ना तो फिर नाशुक्री करना शुरू हो जाता। तो ये मतलब है इस बात का। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।